मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, बच्चों, तो आज फिर से हम गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा 3/100 कोमा 3/10 कोमा 3/1000 तथा 3/10,000 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी हमें बतानी है। ठीक है, तो जब इस तरीके से प्रश्न आ जाए, जब भिन्नों के बीच बात हो जाए कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी हो, कब? जब हमारे अंश क्या हो? समान हो। तो जब अंश समान होते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब अंश समान होते हैं तो जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न हमारी उतनी ही छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी ढूंढना है, इसका मतलब सबसे बड़ा हर हम देखेंगे। तो देखिए 3/100, 3/10, 3/1000, 3/10,000। तो 3 में जो 10,000 है वो हर सबसे बड़ा है, तो जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी होगी। उल्टा होता है इसमें, जब हर समान होते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। लेकिन जब अंश समान आ जाए, क्या आ जाए? अंश समान आ जाए तो जिसका हर बड़ा वो तो छोटी, और जिसका हर छोटा वो बड़ी भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो 3/10,000 जिसमें हर सबसे बड़ा था वही हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 13.44 भाग 2.4 बटा में 40 माइनस 39.60 का मान ज्ञात करें। यानी इसको हमें हल करना है, उसका मान बताना है। ठीक है, तो देखिए 13.44 भाग 2.4 बटा में 40 माइनस 39.60। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला हम करते हैं। तो देखिए इधर हम हल कर लेते हैं इसको कि 13.44 में हमें 2.4 का भाग लगाना है। तो हम इसको पहले सरल बना लेंगे, तो इसका पॉइंट हटते ही नीचे लग जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे तो नीचे 100। इसका दशमलव हटाते ऊपर लग जाएंगे 10, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था। तो जितने अंक होते हैं उतने जीरो हम लगा देते हैं। नीचे का हटाते तो जीरो ऊपर लगते हैं, ऊपर से हटाते तो नीचे लगते हैं जीरो। ठीक है, तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया। ठीक है, 4 से काटना चाहो 4 से काट लो, 2 से काटना चाहो तो 2 से काट लो। तो 4 से 4 छंग 24, 4 से 4 3 12, 1 बच गया 14 हो गए, आगे 4 उतारे 14 हो गए, 4 3 12, कितने बच गए? 2 आगे उतारे 4, 24 हो गए, 4 छंग 24। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा, 6 से काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 से 6 पंजे 30, 3 बच गए, 6 छक्के 36। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे 56 बटा में 10 आ गया। अब तो इसको हम दशमलव में अगर लिखना चाहे वापस तो हम इसको क्या ले सकते हैं? 5.6। क्या ले सकते हैं? 5.6। तो इसका तो आ गया हमारे 5.6 भाग करने पर। ठीक है, अब इसका करते हैं, 40 में से हम घटाएंगे 39.60 को। तो 40 एक पूर्ण संख्या और ये दशमलव है, तो इसको भी हम दशमलव बनाएंगे तो 40.00 हम इसको लिख देंगे, और उसमें से दशमलव इधर 60 है और इधर 39 है। घटाएंगे तो वो जैसे हम घटाते हैं दशमलव को भी वैसे ही घटाएंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 नहीं जाते, उधार लेंगे 10 से, यहाँ हो गए 10, यहाँ ये गए 9, यहाँ से उधार लेगा, ये भी 10 हो गए, यहाँ उधार दे दिए तो यहाँ 9, यहाँ रह गए 3। तो यहाँ 10 में से 6 गए तो यहाँ बच गए 4, और यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे? 0, और यहाँ देखिए 3 में से 3 गए तो 0। तो क्या आ गया हमारे? पॉइंट 40 आ गए। कितने आ गए? पॉइंट 40। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो इसका दशमलव उठाएंगे, तो इसका दशमलव उठाते तो ऊपर नीचे लग जाएंगे 10, और इसका दशमलव उठाते ऊपर लग जाएंगे 100। ठीक है, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16। तो कितने आ गए? 14 आंसर आ गए। कितने आ गए? 14 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से तसल्ली से आपको हल करना है, तो हमारा 14 आंसर आ जाएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 225 हो तो वो संख्या क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है
कि उसी संख्या को उसी से गुणा किया जाता है, गुणनफल 225 आता है। तो हम उसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम वर्ग जब निकालते हैं तब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे हम 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएंगे। 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 को 5 से गुणा करते हैं, यानी समान संख्या को जब गुणा करते हैं तो वर्ग हमारे पास निकल कर आता है। सीधी सीधी बात ये थी। ठीक है, तो किस संख्या को हम गुणा करेंगे कि गुणा कर उसी संख्या से गुणा करने पर 225 आ जाए। इसका मतलब में 225 का क्या निकालना होगा, अंडर रूट निकालना होगा। सीधी सी बात है। तो 225 किसका अंडर रूट होता है, 15 का हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का वर्ग क्या होता है, 225, यानी अंडर रूट 225 बराबर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 15 का होगा हमारे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वो संख्या 15, यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आता है। तो इसका मतलब है हम उसी संख्या को उसी संख्या से कब गुणा करते हैं, जब हमें वर्ग निकालना होता है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 15। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ललित के पास 500 रुपए थे, उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया तथा शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय कर दिया। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो बताओ अब उसके पास कितना धन शेष बचा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हमें क्या दिए हुए हैं, कुल कितने रुपए थे, 500 रुपए थे। उसमें से क्या किया है, अपने धन का, यानी कुल 500 रुपए थे, 500 का क्या किया, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। यही बहन को कितने दिए, बहन को दिया बराबर में 1/4 भाग दिया। किसका, अपने धन का। तो धन कितना था, 500 था। तो बहन को कितने रुपए मिले, तो कैसे निकालेंगे, धन का 1/4 भाग दिया है ना, तो 500 का 1/4 हम निकाल लेंगे। तो 500 का मतलब गुणा 1/4। 4 से 4 एकम 4, 1 बच गया, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 20 हो गए, 4 पंजी 20, यानी 125 रुपए अपनी बहन को दे दिए। फिर क्या बोला गया है, तथा शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में खर्च कर दिया, यानी शेष का। तो पहले क्या निकालेंगे, शेष निकालना पड़ेगा। अगर शेष शब्द आता है तब निकालना पड़ेगा। अगर ये शेष शब्द हट जाता है प्रश्न में तो फिर हम 500 का ही 1/5 भाग निकालेंगे। लेकिन क्या कहा गया है कि शेष का 1/5 भाग पुस्तक खरीदने में खर्च किया है। तो सबसे पहले हमें शेष निकालना पड़ेगा। तो कुल 500 रुपए थे, उसमें से 125 अपनी बहन को दे दिए, तो कितने बच गए, 375। 5 और हाँ ठीक है, 375 रुपए शेष बच गए। कितने बच गए, 375 रुपए शेष बच गए। ठीक है, अभी शेष धन का क्या किया, 1/5 भाग पुस्तकों में खर्च कर दिया, यानी पुस्तक में कितने खर्च किए, पुस्तक में खर्च किए 1/5 भाग किया है। तो इसके रुपए बनाएंगे कि कितने रुपए खर्च किए पुस्तक में। तो पुस्तक में कितने खर्च किए, तो किसमें से किए, शेष में से। तो शेष 375 था, तो 375 का क्या निकालेंगे, 1/5 भाग। तो 375 का मतलब गुणा 1/5। 5 एकम 5, 5 7 35, 2 बच गए, 5 25, यानी 75 रुपए पुस्तक पे खर्च कर दिए। तो कहा गया है कि बताओ अब उसके पास कितना धन शेष बचा। तो शेष धन निकालना है। तो शेष धन कितना रह गया, तो पहले 375 रहा था, 375 में से भी 75 रुपए पुस्तक खरीदने में खर्च कर दिया। तो 375 में से 75 गए तो कितने बच गए, 300 रुपए। इसका मतलब उसके पास 300 रुपए धन शेष बच गया। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हमने कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया था कि 500 रुपए थे, हमने लिखे 500। बहन को दिया था 1/4 भाग, तो बहन को दिए 125, 1/4 निकाला तो 125। फिर कहा कि शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय किया। तो शेष निकाला तो 500 में 125 गए तो 375 रुपए शेष रह गए। फिर शेष का भी क्या किया, 1/5 भाग पुस्तक खरीदने में खर्च किया। तो हमने निकाला कि पुस्तक में कितना है, 75 रुपए खर्च कर दिया। तो 375 में भी 75 की पुस्तक ले ली, तो कितना धन बच गया, 300 रुपए धन शेष बच गया। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, यदि घास लगवाने का खर्च 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे मैदान में घास लगवाने में क्या खर्च होगा। ठीक है, जब भी इस तरीके से बात आ जाए, जब घास लगवाने की बात आ रही है
या टाइलें लगवाने की बात आ जाए, या पत्थर लगवाने की, या दरी बिछाने की, इस तरीके से जब अंदर की बात की जाए तो हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। और जब बात आ जाए कि बाड़ लगानी है, तार लगवाना है, खंबे गड़वाने हैं, तो इस तरीके जब बाहर की बात हो या किसी में टेप लगवाना है, जो भी करना है, चारों तरफ की जब बात होती है तब हम परिमाप निकालते हैं, और जब अंदर की बात की जाती है तब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो मैदान था उसमें क्या लगवाई जा रही थी, घास लगवाई जा रही थी। और मैदान कौन से आकार का था, हमारे वर्गाकार था। कैसे आकार का था, वर्गाकार, जिसकी लंबाई 50 मीटर दे रखी थी। तो लंबाई से कंफ्यूज नहीं होना, लंबाई का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई समान ही होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई समान होती है इसलिए इसको हम नाम भुजा दे देते हैं। तो सारी भुजाएं 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 होती है, क्योंकि वर्गाकार जो चीज होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब लंबाई का मतलब है ये भुजा है उसकी, क्या है, उसकी भुजा 50 मीटर है। तो ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। अब इसमें क्या होगा, लगाया जा रहा है, घास लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, घास इसमें लगाया जा रहा है। तो घास अंदर लगाया जा रहा है, तो अंदर लगाने की बात आती है। जब अंदर की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि कितना वर्ग मीटर का हमारा मैदान है। और खर्च किस हिसाब से हो रहा है, 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में 30 पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको पता नहीं चले कि हम क्षेत्रफल निकाले परिमाप, तो यहाँ पर देख लीजिए खर्चा किस हिसाब से हो रहा है, वर्ग मीटर। तो वर्ग इकाई किसमें लगती है, क्षेत्रफल में। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है यहाँ से पता लगाना कि परिमाप निकालेंगे या क्षेत्रफल। तो यहाँ वर्ग मीटर आया, इसका मतलब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें भुजा कितनी देर की, लंबाई का मतलब भुजा है हमारे पास 50 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना आ गया, 2500। 2500 वर्ग मीटर का हमारा मैदान हो गया। अब खर्चा किस हिसाब से हो रहा है, 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर घास लगाने में, 1 वर्ग मीटर, प्रति का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्चा कितना आ रहा है, 30 पैसे आ रहा है। पैसे में दिया हुआ है पैसा, तो हमारा भी आंसर पैसे में आएगा। तो हमारा खेत 2500 वर्ग मीटर का है। कितने का है, 2500 वर्ग मीटर का है। तो 2500 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आएगा, तो 2500 वर्ग मीटर घास लगाने में खर्चा ज्यादा आएगा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो 30 गुणा में क्या हो जाएगा, 2500, ठीक है। गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा दो पहले, तो 2 इसके, 1 इसके, और 25 को 3 से गुणा किया तो 25 25 थी 75, यानी 75,000 के आ गए पैसे, आ गए क्या, आ गए पैसे आ गए, ठीक है। अब हमारा आंसर तो सब रुपए में दे रखे, तो रुपए में बदल लेंगे। तो पैसों से रुपए बनाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं। तो 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से हमारे क्या हो गए, 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो क्या बच गया, 750। तो 750 रुपए लगेंगे, यानी पूरे मैदान में घास लगाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 750 रुपए हो जाएगा। तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से ध्यानपूर्वक आपको करना है, ठीक है। क्लास में और मैंने बेटर तरीके से अच्छे से धीरे धीरे तसल्ली से बताया है। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इनको तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हल करेंगे, इसलिए पूरी चीज दोबारा बताएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखकर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली, तो आप चैनल पे जाकर वीडियो जो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर इस क्षेत्रफल परिमाप क्षेत्रफल के वीडियो जो डाल रखे हैं वहां पर आराम से देख सकते हैं। वहां बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल है, यानी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तब आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपको सिलेक्शन करवाना है अपना, तो फिर आप वो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारी बातें हैं और 100% यही ऐसे ही सवाल वहां पर आएंगे। नहीं आएंगे, अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, घंटियां 15 सेकंड, 27 सेकंड तथा 36 सेकंड बाद बजती है। यदि तीनों घंटियां एक साथ प्रातः बजी हो, एक साथ प्रातः 9 बजे, यहाँ पे समय नहीं लिखा मैंने, 9 बजे, ठीक है। एक साथ प्रातः 9 बजे बजी हो तो पुनः वह एक साथ कब बजेगी, यानी 9:00 है, 9 बजे फिक्स, 9 बजे बजी है, तो पुनः वह एक साथ कब बजेगी। तो जब भी इस प्रकार घंटियों के प्रश्न आते हैं, तो घंटियों के प्रश्न में यहाँ छोटी छोटी दिया हो, कम से कम दिया हो, न्यून से न्यून दिया हो, सबसे छोटी दिया हो, लघुत्तम दिया हो, ट्रैफिक बत्तियां दी हुई, घंटियों के सवाल दिए हुए, तब हम क्या निकालते हैं, वहां पर लसप यानी एलसीएम वहां पर हम निकालते हैं। तो यहाँ घंटियों का प्रश्न था तो हम लसन निकालेंगे। अब घंटियां किस अंतराल पे बज रही है, सेकंडों में बज रही है, तो हमारा लसप भी क्या आएगा, सेकंड में ही आएगा। तो सबसे पहले तो हम लसप यहाँ पर निकालते हैं, किस किस का,
15, 27 और 36 का। तो 2 का 15 में नहीं जा रहा ऐसे लिख देंगे, 27 में नहीं जा रहा ऐसे लिख देंगे। 2 का भाग 36 में 18 बार गया, फिर 2 का जा रहा है 15 को ऐसे लिख देंगे, 27 को भी ऐसे लिख देंगे, 2 नाम 18। ठीक है, अब 3 का जाएगा, 9 में 2 का तो जाए नहीं गा, तो 15, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 3 तिया 9। फिर 3 का जा रहा है 5 में नहीं जा रहा ऐसे लिख देंगे, भाई लसा तो आपको निकालना आता ही है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 का जा रहा है 5 में नहीं जा रहा ऐसे दिए, 3 एकम 3, 1 का 1, 5 में जा रहा है 1 1 1। ठीक है, गुणा कर लेंगे इन सबको, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, 2 बार 2 है, 3 बार है 3 और 1 बार 5, तो 2 दूनी 4, 4 त्री 12, 12 तिया 36 और 36 तिया कितने हो जाएंगे 108, 3 छंग 18, 10 हो गए, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 40 और 5 यानी 540। ठीक है, और क्या आ गया, ये सेकंड आ गया, यानी 540 सेकंड के आ गया हमारा लेसन। ठीक है, तो 540 सेकंड है, तो सेकंड से हम मिनट बना सकते हैं, सेकंडों से हम क्या बना सकते हैं, मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 540 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो 60 का भाग हम लगा देंगे, तो 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 नाम 54, यानी क्या आ गया 9 मिनट। यानी 9 मिनट के बाद में, या तो सेकंड में कहे तो 540 सेकंड बाद बजेगी, और मिनट कहे तो 9 मिनट के बाद घंटिया फिर एक साथ बजेगी। तो पहले कितने बजी थी, 9 बजे बजी थी, तो 9 बजे में क्या जोड़ना है हमें, 9 मिनट, तो 0 तो घंटे, मिनट 9, यानी 0 और 9। अगर 9 यहाँ लिख दिया तो फिर पीछे 0 लगाते 90 मिनट हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो 9 मिनट कैसे लिखेंगे, 0 9, तो 9 0 9, यानी 9 बजकर 9 मिनट पर, 9 बजकर 9 मिनट पर वो घंटिया दोबारा फिर एक साथ बजेगी। प्रातः 9 बजे बजी थी तो 9 बजकर 9 मिनट हो जाएंगे, तो हमारा क्या जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रातः 9 बजकर 9 मिनट पर वो तीनों घंटिया एक साथ फिर से दोबारा बजेगी। ठीक है, तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 12 के भाव से नींबू खरीदकर 1 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। जब इस तरीके से आपके पास प्रश्न आए कि 1 रुपये में इतने भाव से खरीदा, इतने रुपए में इतने के भाव से बेच दिया, तब हमें क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, तो एक तरफ तो हमें लिखना है रुपये और एक तरफ लिखना है वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये में कितने के भाव से खरीदा है, 12 के भाव से, भाव का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, तो 1 रुपये में 12 नींबू खरीदे, तो 1 रुपया लिख दिए, वस्तु के नीचे 12। फिर आगे क्या बोला है कि 1 रुपये में 10 के भाव से बेच दिए, तो रुपए तो 1 है और वस्तु कितनी हो गई हमारे 10 हो गई। ठीक है, अब इसका क्या कर लेना है, वज्र गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, वज्र गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो 10 एकम 10 और 12 एकम 12, तो आगे वाला तो क्या होगा हमारा क्रम मूल्य, हमेशा आगे वाला क्रम मूल्य और पीछे वाला विक्रम मूल्य, यानी खरीदा 10 में बेच रहा 12 में, यानी इधर लिख देते हैं कि क्रम मूल्य बराबर है 10 और विक्रम मूल्य बराबर कितना है 12 है। ठीक है, क्रम मूल्य 10 है, विक्रम मूल्य 12 है, तो लाभ सीधा सीधा दिख रहा है, लाभ हो रहा है, खरीदा 10 में बेच रहा 12 रुपए में। ठीक है, रुपए लिख देते हैं ये रुपए। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य 12 क्रम मूल्य 10, तो 2 रुपए का क्या हो गया लाभ। हमें लाभ नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का 2, क्रम मूल्य कितना 10 और गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 1 0 से 1 0 कट गया और 2 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 12 एकम 12 और 10 एकम 10, 10 2 रुपए का लाभ हो गया। लाभ बटा में क्रम मूल्य 10 गुणा में 100, तो 20 2 दाएं कितने हो जाएंगे 20, तो क्या हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। देखिए एक तरफ तो लिख दिए हमने रुपए, पहले रुपए लिखे 1 और वस्तु कितनी थी 12, फिर रुपए हो गई कितने 1 और वस्तु हो गई कितनी 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वज्र गुणा, तो 10 को 1 से गुणा किया तो 10 और 1 को 12 से गुणा किया तो 12। ठीक है, तो क्या हो गया
10 तो क्रम मूल्य, 12 विक्रम मूल्य हो गया। ठीक है, आगे का क्रम मूल्य, पीछे का विक्रम मूल्य। 10 में खरीदा और 12 में बेच दिया तो कितने का लाभ हो रहा है? सीधा दिख रहा है 2 रुपए का। हमें लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिहानि प्रतिशत में से किस पे निकाले जाते हैं? क्रम मूल्य पर। तो लाभ 2 का क्रम मूल्य कितना? 10 और गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दाई 20, यानी 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि 20% का लाभ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक गांव की जनसंख्या का 3/7 भाग अशिक्षित है। यदि शिक्षितों की संख्या 1200 हो तो गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या निकालनी, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? अशिक्षित। अशिक्षित का कितना भाग है? अशिक्षित मतलब अनपढ़, शिक्षित का मतलब पढ़े लिखे। ठीक है, अशिक्षित है 3/7 भाग। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? शिक्षितों की संख्या, शिक्षितों की संख्या, और शिक्षितों की संख्या कितनी है हमारी? 1200 है। अब देखिए यहाँ भाग तो शिक्षितों का दे रखा है और संख्या शिक्षितों की दे रखी है, तो हमारे जब समान आते हैं तब भी हम उसको बराबर में लिख सकते हैं या उससे कुल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संख्या तो शिक्षितों की दे रखी है, भाग अशिक्षितों का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिक्षितों की संख्या दे रखी है तो हम शिक्षितों का भाग निकाल लेंगे कि शिक्षित कितना भाग है। तो शिक्षित बराबर, अब देखिए 7 में से 3 अशिक्षित है, तो शिक्षित 4 बचे, यानी 4/7 भाग क्या हो गए? हमारे शिक्षित हो गए। अब शिक्षित का भी भाग आ गया, शिक्षित की संख्या आ गई, शिक्षितों का भाग भी आ गया, दोनों बराबर हो गई, तो हम इससे हम कुल निकाल सकते हैं। तो रामबाण विधि से हम कुल निकालेंगे तो 1200 गुणा में 4/7 का क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, 4/7 का हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो 4 से एक बार, 4 से 300 बार, 300 को 7 से गुना किया तो 2100। तो गांव की जनसंख्या कितनी आ गई? 2100। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करो तो आप x मान के कर लो कि माना कि गांव की जनसंख्या कितनी है? 1 से, माना कि गांव की जनसंख्या बराबर 1 से, और x का जिसका संख्या दे रखी उसी को भाग हम लिखते हैं। तो शिक्षितों की संख्या दे रखी तो शिक्षितों का भाग नहीं, ऐसे नहीं कि संख्या तो शिक्षितों की रख दी, भाग हमें अशिक्षितों का रख दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। दोनों समान, देखो शिक्षितों की संख्या है, शिक्षितों का भाग है, तो गांव की जनसंख्या x मान ली, और x का कितना भाग शिक्षित है? गांव का 4/7 भाग शिक्षित है, और बराबर में शिक्षितों की संख्या कितनी है? 1200 है। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 4/7 बराबर 1200। तो x बराबर 1200 गुणा में 4/7, इधर आती क्या हो जाएगा? 7/4। बात तो वही आ गई, यहाँ पर हुई थी जो। ठीक है, तो आप x मानकर करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी हमारा क्या आ गया? 2100। 4 से 300 बार, 300 को 7 से गुणा किया तो 2100। तो गांव की जनसंख्या कितनी आ गई? 2100। तो जिसकी संख्या हो उसी का भाग हम बराबर में रख सकते हैं, और प्रतिशत में भी आ जाए तो जिसका प्रतिशत है उसकी संख्या को हम बराबर में यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपका सवाल सही हो जाएगा। तो हमारे क्या जाएगा? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2100। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि किसी संख्या का 7/11वें भाग एवं 5/12वें भाग का अंतर 58 है, तो वो संख्या क्या है? तो संख्या हमारे पास नहीं है, तो हम संख्या मान सकते हैं। हम कहेंगे कि माना की संख्या बराबर 1 से। ठीक है, अब यहाँ संख्या x आ गई, तो क्या बोला है कि x का 7/11वां भाग एवं उसका 5/12वां भाग, तो x का 5/12वां भाग, उन दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है? 58 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 58 दिया है। तो अब जैसा कहा था वैसा हमने लिख दिया कि कोई संख्या थी उसका 7/11 और उसका 5/12वें भाग का अंतर, तो अंतर का मतलब होता है घटाना, तो अंतर कितना आ रहा है? 58 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से वो संख्या मिल जाएगी। तो का मतलब गुणा होता है, तो क्या हो गया? 7x/11 और 5 को 1 से गुणा किया तो 5x/12 बराबर में हमारे 58। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे तो 11 और इनको घटाएंगे तो फिर 11 और 12 का लसा में लेना पड़ेगा, तो 11 और 12 का लसा कितना आ जाएगा हमारा? 132 आ जाएगी। लेके देख सकते हैं आप 11 और 12 का लसा है, तो देखिए 2 से 11 में नहीं जा रहा, 2 छक्की 12, 11 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6, 3 का जाएगा, 11 में नहीं जा रहा, 3 1 3, 11 में 11 का ही जाएगा, तो 2 दूनी 4,
और 4 3 12 और 12 को 11 से गुना किया तो 11 दूनी 22, हासिल का 2, 11 कम 11 और 2 13, यानी 132 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 132। 11 33 33 66 66 132 हमारा क्या आ गया? लस आ गया। तो 132 नीचे रख देंगे। अब 11 का भाग 132 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11 और यहाँ पर 2 बज गए, 11 दूनी 12 यानी 12 बार चला गया। ठीक है, तो 12 सात कितने हो गए? 12 सात 84 एक्स माइनस 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 बार। ठीक है, तो 11 को 5 से गुना किया तो 11 पंजे 55 एक्स और बराबर में 58। तो 84 एक्स में से 55 एक्स गए तो कितने बचेंगे? देखिए 14 में से 5 गए तो 9 और यहाँ पर 7 में से 5 गए तो 2, यानी 29 एक्स बटा में 32 और बराबर 58। एक्स का मान निकालना, एक्स यहाँ रह जाएगा 58, 132 हो जाएंगे। यहाँ 32 लिख दिया, 132 है ना। 29 एक्स बटा में 132, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 132, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे 132 बटा में 29। ठीक है, यहाँ 32 नहीं था, 132 था, तो 132 बटा में 29 हो गए जब इधर लेके आए। तो 29 से कट गया एक बार, 29 दूनी 158, तो 2 से 132 को गुना किए, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, तो एक्स का मान क्या आ गया? 264। क्या आ गया? 264। इसका मतलब वो संख्या क्या आ गई हमारे? 264। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान क्रमशः है। इसका मतलब है कि जैसे हम पंक्ति के तीनों अंकों को जोड़े तो बराबर आएंगे और खड़े जोड़े स्तंभ में तो भी समान आएंगे और इस तरीके से विकर्ण में जोड़े तब भी यानी समान आएंगे। यानी सीधा आधा और तीसरा तीनों के मान हमारे समान होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक हमें दिया हुआ था 4 11, ये तीनों डिब्बे भरे थे तो इससे हम निकाल लेंगे। तो 11 में 4 जोड़े तो 15 और 15 में 6 जोड़े तो कितने हो गए? 21 हो गए। का योग हमारा 21 आ गया। तो इसका मतलब सभी पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग हमारा 21 ही आने वाला है। ठीक है, तो किधर से भी कर सकते हैं, इन दोनों को करके निकाल सकते हैं, इन दोनों करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं। 12 में कितने जोड़े कि 21 हो जाए। ठीक है, 12 में कितने जोड़े कि 21 हो जाए। तो यहाँ पर हमें जेड की जगह क्या रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 रखते ये कितने हो जाएंगे? 21। ठीक है, अब यहाँ पर 9 आ गए, यहाँ 7 आ गए, तो 9 और 7 कितने हो गए हमारे? 16। तो 16 में कितने जोड़े? 21 हो जाए। तो 16 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 5। तो यहाँ डब्ल्यू की जगह में 5 रखेंगे तो इसका योग भी हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 और 5 कितने हो गए? यहाँ पर 11। 6 और 5 कितने हो गए? 11। 6 और 5 11 हो गए, तो यहाँ वाई पर कितना रखे कि 21 हो जाए। तो यहाँ पर 6 और 5 11 हो गए, तो 11 में कितने जोड़े? 21 हो जाए। तो कितने जोड़ देंगे यहाँ पर? 10। तो वाई की जगह 10 रखते हैं, ये भी हो गए हमारे 21। ठीक है, अब देखिए ये 10 और ये 8 कितने हो गए? 18। तो यहाँ पर कितने जोड़ेंगे कि 21 हो जाए। तो कितने रखने पड़ेंगे? में 3 रखने पड़ेंगे। तो एक्स की जगह 3 रखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 21 हो जाएगा। या इधर की बात कर ले तो भी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का आ गया, वाई का आ गया, जेड का आ गया, डब्ल्यू का आ गया। अब जोड़कर देख लो, 8 3 11, 11 10 21 हो गया। चलिए इसका 21 हो गया। इसका खड़े भी जोड़ सकते हैं आप, 3 7 10 और 10 और 11 कितने हो गए? 21 हो गए। 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21 हो गए। अब विकर्ण भी बोला था, तिरछा माप भी देख ली, 8 7 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21 हो गए। इधर भी कर लीजिए, 10 और 7 17, 17 और 4 कितने हो गए? 21। यानी सभी खड़े जोड़ने पर, आड़े जोड़ने पर और तिरछे जोड़ने पर सभी का मान 21 आया है। तो हमें क्या पूछा है? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान क्रमशः पूछा है। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान क्रमशः। क्रमशः का मतलब एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का, फिर डब्ल्यू का। तो एक्स की जगह कितना आ गया हमारे? 3। वाई की जगह कितना आ गया? 10। जेड की जगह कितना आ गया? 5। और सॉरी, जेड की जगह 9। जेड की जगह कितना आया? 9। और डब्ल्यू की जगह कितना आ गया? 5। तो 3 10 9 5। अब देखिए 3 10 9 5 तो सभी में दिए हुए, लेकिन क्रम से बताने हैं। तो एक्स का मान 3, वाई का मान 10 और जेड का मान 9 और डब्ल्यू का मान 5। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 3 10 9 5। तो आज हमने फिर से साथियों, दोस्तों, गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।